हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक के कुछ टाइम पहले रिजल्ट्स यहाँ डिक्लेयर हुए हैं, तो उन रिजल्ट्स को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट से और देखेंगे कि ये रिजल्ट्स कैसे यहाँ पे नजर आते हैं, पॉजिटिव नजर आते हैं, नेगेटिव नजर आते हैं, क्या सिनेरियो उसके बाद हमें इस स्टॉक के अंदर नजर आता है, क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं स्क्रीनर.इन की वेबसाइट पे यहाँ आ चुका हूँ और इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को कवर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को कवर करके हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर सकते हैं इस बिजनेस और फंडामेंटल समझने के लिए एचडीएफसी बैंक के। तो हम सीधे क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्वार्टर रिजल्ट्स खोल लिया और वहाँ पे अगर आप देखें तो मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में बढ़ा है, जो कि अच्छी चीज़ है। पर वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ घटा है। तो ये चीज़ देख करके कोई भी इंसान समझेगा कि यहाँ जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी ख़राब आए हैं, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्योंकि जब आप हिस्टोरिकल डेटा इसका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के में हमेशा इनका रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, और जबकि दिसंबर और सितंबर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू है वो हमेशा बढ़ के आता है। तो 2 क्वार्टर बढ़ता है और 2 क्वार्टर ही घटता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर दिसंबर का क्वार्टर में यहाँ नेट प्रॉफिट बढ़ा है, फिर यहाँ थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। देन अगेन यहाँ फिर 2 क्वार्टर में यहाँ इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, फिर अगेन 2 क्वार्टर में यहाँ थोड़ी सा करेक्शन देखने को मिला, अगेन 2 क्वार्टर में बढ़ा है, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ 2 क्वार्टर में यहाँ गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर होंगे यहाँ पे उनका रेवेन्यू यहाँ बढ़ के आएगा। इसके जो 2 क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट जो घटता है उसके पीछे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। रीजंस लाइक जो ये कमर्शियल लोन देते हैं, जो ये एग्रीकल्चर लोन देते हैं, उनसे जो प्रॉफिट इनको होता होगा वो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में ज़्यादा होता होगा, वहाँ ज़्यादा लोन बिकते होंगे, वहाँ ज़्यादा कमाई होती होगी। तो काइंड ऑफ सीजनल यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आता है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो इसको कंपेयर करने का सही तरीका क्या होगा कि अगर हम जून क्वार्टर को लास्ट के जून क्वार्टर के कंपेयर करें तो वो सही तरीका होगा कंपेयर करने का। तो उसके कंपेरिजन में अगर देखें तो रेवेन्यू तो ऑब्वियसली यहाँ बढ़ ही रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7,922 करोड़ के कंपैरिजन में इनका रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ के आया है 9,579 करोड़, जो कि लगभग 19-20% इनका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के जो जून क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे बढ़ के आया। तो इस चीज़ को देखें तो यहाँ से समझ में आता है कि जो रिजल्ट्स यहाँ पे इतने ख़राब नहीं है जितने कि यहाँ पे आप लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देख करके आपको पता चलता है। तो ये तो रही यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात। उसके बाद शेयर होल्डिंग में हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे बहुत नॉमिनल सा प्रोमोटर्स के पास से निकला है और थोड़ा सा वो आया है पब्लिक के पास, और ऐसा उसके बाद ऐसा कोई मेजर चेंज यहाँ पे नज़र आता नहीं है। तो उसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। तो मैंने मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल यहाँ खोला है, तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टेबल प्रॉफिट उनका आया है 20%, जो ईयर ऑन ईयर लाइक जून क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे बढ़ के आया है। देन रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ, जहाँ पे जो कॉमर्शियल और रूरल बैंकिंग लोन्स है वो 35% से बढ़े हैं, 28% से बढ़े हैं। वहीं अगर रिटेल लोन की बात करें तो वो 21% से यहाँ पे बढ़े हैं, और कॉर्पोरेट एंड होलसेल लोन्स की बात करें तो 15% से बढ़े हैं। तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को तो मिल रही है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी 14.5% से यहाँ बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे ये चीज़ें लास्ट जून क्वार्टर के कंपेरिजन बढ़ती हुई आई हैं। यहाँ पे बोला कि एसेट क्वालिटी जो है थोड़ी सी यहाँ पे डेटोरिएट हुई है। जैसे कि देखिए तो जो इनका ग्रॉस एनपीए है वो 11 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में। वहीं अगर उसको कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से तो वो 19 बेसिस पॉइंट से यहाँ घटा भी है। तो यहाँ पे भी लास्ट जून क्वार्टर कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर यहाँ पे नज़र आता है। बट क्योंकि मार्च से कंपेयर करें तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा रिजल्ट्स ठीक होते हुए नज़र नहीं आते हैं। पर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि जो इनका नेट प्रॉफिट पोस्ट हो रहा है वो सीजनल पोस्ट हो रहा है। तो हमें जून को जून से ही कंपेयर करना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो जो थोड़ा सा लोअर कैपिटल एडिक्वेसी यहाँ पर है, जो 17.5 पे स्टैंड करता है। उसके बाद जो मार्जिन की बात करें तो मार्जिन के अभी भी बहुत स्टेबल मार्जिन है, 4.1% के मार्जिन इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन अवेलेबल है। और इंटरेस्ट अर्निंग की बात करें तो फ्रॉम दी एसेट वो भी 4.2 पे है। तो ये चीज़ें दोनों यहाँ पे स्टेबल नज़र आती हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो इनका टोटल डिपॉजिट जो वो बढ़ा है वो 19.2% से बढ़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतने ख़राब रिजल्ट्स यहाँ पे है नहीं, इतने अच्छे भी नहीं कहेंगे तो इतने ख़राब भी नहीं कहेंगे, तो एवरेज रिजल्ट्स यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद हम कुछ चीज़ें और यहाँ देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने क्या यहाँ पे और चीज़ें की हैं। तो उसके बाद मैं दूसरा आर्टिकल यहाँ खोल लेता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो एचडीएफसी बैंक है उसने पिछले क्वार्टर के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे खोली हैं। तो they have opened 36 branches and 10,932 employees
लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने ऐड किए हैं। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था कि जो HDFC बैंक है यहाँ पे एक्सपेंशन फेज़ में है, वो 3-4-5 किलोमीटर की रेंज के अंदर अपना कोई ना कोई ब्रांच खोल लेना चाहता है, ताकि जो कस्टमर एक्विजिशन हो, कस्टमर की रीच ये बढ़ा पाएँ, और ताकि जिनसे वहाँ से जो इनका रेवेन्यू है वो जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट होगा तो नेट प्रॉफिट जनरेट होगा। और ये एक्सपेंशन फेज़ में यहाँ पर है, इसीलिए ये 36 ब्रांचेस यहाँ पे खुली हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है कि जो इनका नेट प्रॉफिट है यहाँ थोड़ा सा कम देखने को मिला, क्योंकि कोई भी ब्रांच सेटअप करने में यहाँ पे जो कॉस्ट यहाँ पे आती है, तो वो जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 6 करोड़ रुपए की कॉस्ट यहाँ पे आती है एक ब्रांच को सेटअप करने के लिए। तो अगर 36 ब्रांचेस की बात करें तो उसको सेटअप करने के लिए मोटा मोटा लगभग कोई 200 करोड़ तो यहीं पे उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ आ गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो ठीक है नज़र आती ही हैं। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी इसके टेक्निकल चार्ट पे हमें यहाँ पे क्या पैटर्न बनता नज़र आता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बेहतर चीज़ें नज़र आती हैं। तो सबसे पहले तो एक ये चार्ट पैटर्न यहाँ से बिल्ड करता हुआ नज़र आता है। उस चार्ट पैटर्न कौन सा चार्ट पैटर्न है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ नज़र आता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये इसका हेड हुआ, देन ये उसका राइट शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें कि कितना यहाँ पे हमें पोटेंशियल गेन नज़र आता है शॉर्ट टर्म के बेसिस पर, तो वो हम एक बार यहाँ उसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है उसको उठा के नेकलाइन के ऊपर लगाते हैं तो उसका टारगेट निकल के आता है। और करंट मार्केट प्राइस से अगर बात करें कितना यहाँ पे स्कोप नज़र आता है तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे लगभग 12-13% का गेन यहाँ हमें नज़र आता है इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के बेस पे। पर ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर भी है बैंक के मामले में। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक फैक्ट, एक फिगर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो वापस से स्क्रीन पे आता हूँ और मैं यहाँ पे PE रेशियो को यहाँ पे खोल लेता हूँ, मैक्सिमम PE रेशियो मैं खोल लेता हूँ। तो जब भी आप देखेंगे कि जब भी ये लोअर रेंज पे इसका PE रेशियो आया, तो जो यहाँ पे देखें 18.6 के आसपास, ये 13 मार्च के आसपास का जो PE था वो बहुत लोअर आया था। 13 मार्च 2009 की बात करें तो 13 मार्च 2009 का डेटा हम एक बार निकाल लेते हैं। तो मैं इसको वीकली चार्ट पे ओपन कर लेता हूँ और हम चलते हैं 2009 13 मार्च के आसपास हम यहाँ चलते हैं। तो उस पर्टिकुलर पीरियड ये यहाँ पे मार्च का पीरियड था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ से इसने चलना शुरू किया, मार्च से जब इसने चलना शुरू किया, तो जब चलना इसने शुरू किया तो उसके नेक्स्ट जो यहाँ पे कंसोलिडेशन आया वो इस लेवल पे आके कंसोलिडेशन आया। तो यहाँ तक जाने में उसको 221% का गेन यहाँ से मिला। सेकेंड हम चीज़ देखते हैं कि उसके बाद वापस से इसका जो PE रेशियो वो नीचे लेवल पे कब आया, वो यहाँ पे आया, लगभग 20 के आसपास इसका PE आया। वो आया अगस्त 2013 में। तो हम अगस्त 2013 में एक बार अब चलते हैं यहाँ पे। तो अगस्त 2013 आता है लगभग यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक बार मार्क करते हैं कि यहाँ से जब इस स्टॉक ने चलना शुरू किया तो जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन इसका था वो कहाँ पे था। नेक्स्ट कंसोलिडेशन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इसको भी हम कंसिडर करके चलें तो यहाँ से लेकर के जब इसने चलना शुरू किया तो यहाँ से भी इसने 110% का यहाँ से गेन दिखाया लगभग। अब वापस से हम चल के देखते हैं कि और उसके बाद और कब इसका PE रेशियो नीचे आया। तो इसके PE रेशियो कब नीचे आया, फिर ये आया यहाँ पे अप्रैल 2020 के अंदर इसका PE रेशियो नीचे आया। तो अप्रैल 2020 के अंदर हम एक बार यहाँ आ जाते हैं। तो अप्रैल 2020 का टाइम था लगभग यहाँ पे। तो यहाँ से जब इस स्टॉक ने चलना शुरू किया तो इसने कंसोलिडेशन में आने से पहले कितना गेन दिखाया वो भी हम एक बार अगर इसी को यहाँ पे कंपेयर करें तो अगेन यहाँ पे इसने 110% का यहाँ पे इसने गेन दिखाया। अब देखें तो अगेन जो इसका PE रेशियो है वो लगभग 20 के आसपास फिर से एक बार आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जब भी ये इसका PE रेशियो इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से 100% 200% का गेन यहाँ से दिखाता है। तो मेरे हिसाब से जब इतने लंबे कंसोलिडेशन में ये स्टॉक रह चुका है और यहाँ पे चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, एक्सपेंशन फेज में ये है और PE रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छी यहाँ पे बाइंग है। HDFC लिमिटेड के साथ इसका मर्जर होने वाला है। तो और ये सारी चीज़ें जब मिला के के बाद हम इसको एनालाइज करें तो यहाँ से 100% का गेन तो मुझे यहाँ नज़र आता है। ये इसमें 2-3 सेटअप यहाँ पे मुझे अभी नज़र आते हैं। एक तो इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के बेस पे यहाँ नज़र आता है। उसके बाद सेकंड की बात करूँ, सेकंड क्या पैटर्न नज़र आता है कि आपने लाइफ टाइम हाई तक इसको जाना चाहिए। तो लाइफ टाइम हाई तक की भी बात कर लें तो वहाँ भी 25% का गेन यहाँ से नज़र आता है। पर अगर हिस्ट्री को ये हिस्ट्री को रिपीट करता है अपने इस PE रेशियो पे आने के बाद जो हिस्ट्री इसने हमेशा रिपीट करी है, 3-4 बार इसने रिपीट करी, तो उसकी बात करें तो यहाँ से सीधा 100% गेन यहाँ से नज़र आता है। तो मैं इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी यहाँ बायर हूँ और मुझे लगता है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मैं सारी इग्नोरेंस को एक बार यहाँ रिमूव कर देता हूँ। क्योंकि इस स्टॉक ने अपने जो प्री पैंडमिक लेवल था, प्री पैंडमिक लेवल क्या था, वो ये लेवल था, प्री पैंडमिक लेवल ये था। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ से अभी सिर्फ 4% की जो गेन यहाँ पे नज़र आया है।
तो पिछले 2-3 सालों के अंदर पिछले 2020 के बाद से ये स्टॉक ऊपर गया ही नहीं है, गया था पर वापस से नीचे आया है। इसके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और यहाँ इतना बड़ा स्टॉक, इतनी बड़ी कंपनी HDFC बैंक जो यहाँ पे एक ब्रांड है, वो इस प्राइस पे अवेलेबल, वो इस पी के ऊपर अवेलेबल, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं इसके अंदर ऑलरेडी बायर हूँ, पर ये मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें मैं यहाँ सिखाने के लिए, यहाँ पे आपको बताने के लिए है कि जब आप अपने आप से सीख करके, अपने आप से चीज़ों को एनालाइज करके देख करके आप ट्रेड लेते हैं तो आपको कन्विक्शन आती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। और अगर इसका स्टॉक का प्राइस कुछ दिन के लिए, चाहे वो किसी वॉर की वजह से हो, रिसेशन की वजह से हो, इन्फ्लेशन की वजह से, अगर नीचे आ भी जाता है तो आप घबराते नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी को बाय कर रहे हैं। आपने सारी एनालिसिस करने के बाद उसको बाय किया है और आपको मालूम है कि वो ऊपर जाने वाला है, तो आप उसको होल्ड करके रख पाते हैं, आप घबराते नहीं है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, रिच बनने की जर्नी में आगे बढ़ सके। हम सब मिल करके यहाँ रिच बनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।